वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप सदी के अंत तक जर्मनी महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली औद्योगिक राज्य बनकर उभरा था। उस समय तक दुनिया का अधिकांश भाग अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभुत्व में था। कैसर विलियम द्वितीय के शासनकाल में जर्मनी उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा उत्तरी अफ्रीका पर नियंत्रण हासिल करना था। जर्मन पूंजीपति और साम्राज्यवादी भी पूर्व की ओर विस्तार करना चाहते थे और सरकार ने ऑटोमन साम्राज्य पर आर्थिक नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए बर्लिन से बगदाद तक एक रेलवे लाइन का निर्माण करके उनकी इच्छा पूरी की थी। फ्रांस का उद्देश्य अल्सैस और लॉरेन को पुनः प्राप्त करना था, जो उसने फ्रांको प्रशिया युद्ध 1871 के बाद खो दिए थे। फ्रांसीसी अपने अफ्रीकी साम्राज्य में खनिज संपदा से भरपूर मोरक्को को भी शामिल करना चाहते थे। रूस को बोस्पोरस और डर्डानेल्स, जो उस समय तुर्की के नियंत्रण में थे, पर नियंत्रण प्राप्त करने की आशा थी, क्योंकि इनसे भूमध्य सागर तक पहुंच होने और इस्तांबुल पर कब्जा करने की उम्मीद थी। रूस की योजना तुर्की को यूरोप से बाहर करने के बाद बाल्कन पर दावा करने की थी। इतालवी विदेश नीति ऑस्ट्रिया और तुर्की की कीमत पर आशाओं पर आधारित थी। ट्रिएस्ट और ऑस्ट्रियाटिक तट के अन्य हिस्सों पर ऑस्ट्रिया की पकड़ अस्थिर थी, क्योंकि उस क्षेत्र का अधिकांश भाग इटालियन लोगों द्वारा बसा हुआ था। तुर्की ने उत्तरी अफ्रीका में त्रिपोली और अन्य क्षेत्रों पर इटली के अधिग्रहण को रोक दिया। जहां तक ब्रिटेन की बात है, औद्योगिक विकास में अग्रणी होने और एक विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण के बावजूद उसे जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जो सस्ते निर्मित माल का उत्पादन कर रहे थे और इस प्रकार इंग्लैंड के बाजारों पर कब्जा कर रहे थे। एशिया एशिया में मीजी युग 1867 से 1912 के दौरान जैसे जैसे जापान एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बना और जापानी लोग ज्यादा पढ़े लिखे हुए, वहां एक आक्रामक राष्ट्रवाद और दुनिया की ताकत बनने की इच्छा पैदा हुई। जापान भी चीन के लिए होड़ में शामिल हो गया। जापान ने कोरिया पर हमला किया, जो उस समय एक आजाद देश था, और चीनी सेना को खदेड़ दिया। इसके बाद हुए चीन जापान युद्ध में आखिर में साइन की गई शिमोनोसेकी की संधि के अनुसार जापान को फॉर्मोसा, पोर्ट आर्थर और लियाओतुंग पेनिनसुला मिल गया। 1894 से 95 में जापान से चीन की करारी हार ने दुनिया को हैरान कर दिया। जापान की ताकत में इस अचानक बढ़ोतरी के डर से यूरोपीय ताकतों ने जापान को तियाओतुंग पेनिनसुला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जापान इस ट्रिपल इंटरवेंशन 1895 में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस का दखल से नाराज था और उसने एक बड़ा हथियार प्रोग्राम शुरू किया। जापान इन चार्म्ड सर्कल ऑफ ग्रेट पावर्स चीन जापान युद्ध से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण 1904 से 5 में जापान द्वारा रूस पर की गई पराजय थी। त्रिपक्षीय हस्तक्षेप के बाद रूस ने दक्षिणी मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था,
जापान ने 1902 में इंग्लैंड के साथ गठबंधन किया और रूस से अपनी सेना वापस बुलाने की मांग की। रूस ने जापान को कम आका 1904 में युद्ध छिड़ गया। इस रूस जापान युद्ध में जापान विजय हुआ और अमेरिका की मध्यस्थता से हस्ताक्षरित पोर्ट शमाउथ संधि के तहत जापान को पोर्ट ऑर्थर वापस मिल गया। इस युद्ध के साथ ही जापान महान शक्तियों के विशेष समूह में शामिल हो गया। स्ट्रॉन्ग आर्म डिप्लोमेसी ऑफ जापान आफ्टर 1905। एक कोरियाई व्यक्ति द्वारा एक प्रमुख जापानी राजनयिक की हत्या ने 1910 में जापान को कोरिया पर कब्जा करने का बहाना प्रदान किया। 1912 में मांचू राजवंश के पतन के बाद चीन में फैली अराजकता ने जापान को और विस्तार करने का अवसर प्रदान किया। 1915 में जापान ने नवस्थापित चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति युआन शिहकाई के समक्ष 21 मांगे रखी। इन मांगों में चीन के तटीय प्रांत शांतुंग में जर्मन अधिकारों का जापान को हस्तांतरण, मंचूरिया पर जापानी अधिकार की मान्यता और चीनी सरकार में जापानी सलाहकारों की नियुक्ति शामिल थी। चीन को जापान की अधिकांश मांगों को मानना पड़ा। कॉजेज ऑफ द वॉर। क्या कारण थे युद्ध के? द एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अलायंसेस। अलायंस के सिस्टम का विकास 1870 के दशक में हुआ। इसके असली आर्किटेक्ट बिस्मार्क थे। बिस्मार्क को डर था कि अल्सैस और लॉरेन को खोने के बाद फ्रांसीसी बदले की लड़ाई शुरू कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने फ्रांस को अलग थलग करने का पक्का इरादा कर लिया था। हालांकि उनका थ्री एम्परर्स लीग 1873, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस शामिल थे, फेल हो गया। लेकिन वह ऑस्ट्रिया के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में कामयाब रहे, जो अपनी सीमाओं के अंदर और बाहर स्लाव से परेशानियों की उम्मीद कर रहा था और जर्मनी के साथ समझौता करना चाहता था। 1882 में इस अलायंस को इटली को शामिल करके ट्रिपल अलायंस में बढ़ा दिया गया। जर्मनी के जवाब में फ्रांस ने रूस के साथ बातचीत शुरू की, जो 1894 में एक गुप्त सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई। इसके अनुसार यह तय किया गया कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया या जर्मनी समर्थित इटली द्वारा हमले की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसी बीच ब्रिटेन ने अपनी अलगाववादी नीति को त्याग दिया और जापान के साथ गठबंधन कर लिया। चूंकि फ्रांस रूस का सहयोगी था, इसीलिए जापान ने ब्रिटेन के साथ गठबंधन करना बेहतर समझा। 1902 एंग्लो जापानी गठबंधन ने फ्रांस को मोरक्को और मिस्र पर विवादों को सुलझाने के लिए ब्रिटेन के साथ गठबंधन करने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप 1904 में एंटेट कार्डियल सहयोगी संधि हुई। मोरक्को में फ्रांस को पूर्ण स्वतंत्रता देने के बदले में फ्रांस ने मिस्र पर ब्रिटिश कब्जे को मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद ब्रिटेन ने 1907 में रूस के साथ फारस को प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए एक समझौता किया। इस प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के त्रिपक्षीय गठबंधन का गठन हुआ। इस प्रकार 1907 तक यूरोप की महान शक्तियां दो विरोधी खेमों में बट गई थी। त्रिपक्षीय गठबंधन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, और त्रिपक्षीय गठबंधन ब्रिटेन, फ्रांस और रूस।
International crisis between 1905 and 1913 मोरक्को इंग्लैंड के साथ अपनी समझ एंटेंटे कार्डियल 1904 पर भरोसा करते हुए फ्रांसीसियों ने मोरक्को में अपने प्लान पर आगे बढ़ने का फैसला किया। 1905 की शुरुआत में एक फ्रेंच मिशन मोरक्को के एक शहर फेज पहुंचा और उसे फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट का हिस्सा माना। जर्मनी ने विरोध किया। फ्रांस इस झगड़े को एक यूरोपियन कॉन्फ्रेंस में भेजने पर राजी हो गया। अल्जीरियस में हुई इस कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकला। फिर भी यह साफ था कि ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ फ्रांस के साथ खड़ा हो गया था। अगादिर 1911 एक साल के भीतर ही फ्रांसीसी मोरक्को में फिर से सक्रिय हो गए। इस बार जर्मनों ने मोरक्को के तट पर स्थित बंदरगाह अगादिर में अपनी युद्धपोत पैंथर भेजी, जहां जर्मन हितों का दावा किया गया था। जर्मनों ने ब्रिटिश धमकियों को भांप लिया और मामले को आगे न बढ़ने का फैसला किया। हालांकि मोरक्को में फ्रांसीसी लाभ की भरपाई के लिए फ्रांस को पश्चिम अफ्रीका में जर्मनी को काफी रियायतें देनी पड़ी। बोस्नियन क्राइसिस 1908 में एक गंभीर संकट तब उत्पन्न हुआ जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने अचानक बोस्निया, जहां सर्बियाई लोग रहते थे, और हर्जेगोविना, जो तब तक ऑस्ट्रिया के संरक्षित क्षेत्र थे, के विलय की घोषणा कर दी। यह रूस की एक रणनीतिक चाल थी जिससे उसे डरडानेल्स और बोस्पोरस के रास्ते भूमध्य सागर तक अपने युद्धपोतों को ले जाने की स्वतंत्रता मिल गई। तुर्क नाराज थे लेकिन कुछ नहीं कर सकी। सर्बिया भी क्रोधित था और उसने रूस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन रूस जापान के साथ युद्ध से पूरी तरह उबर नहीं पाया था और इसीलिए उसने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उसे ऑस्ट्रिया हंगरी के समर्थन में आक्रामक जर्मनी का सामना करना पड़ता। इसीलिए रूस और सर्बिया को अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। द बाल्कन वॉर्स 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तुर्की दक्षिण पश्चिम यूरोप का एक शक्तिशाली देश था। इसका साम्राज्य बाल्कन सागर और हंगरी से होते हुए पोलैंड तक फैला हुआ था। बाल्कन दक्षिण पूर्वी यूरोप का वह क्षेत्र है जो भूमध्य सागर और काला सागर के बीच स्थित है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से तुर्की साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ग्रीस और उसके बाद अन्य देशों ने एक-एक करके तुर्की के नियंत्रण से अलग होना शुरू कर दिया। बाल्कन वॉर फर्स्ट रूस, ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया और बाद में मॉन्टेनेग्रो के प्रोत्साहन से मार्च 1912 में मैसेडोनिया पर कब्जा करने के लिए बाल्कन लीग का गठन किया गया। मैसेडोनिया की आबादी मिश्रित थी। युद्ध अक्टूबर 1912 में शुरू हुआ और 2 महीने से भी कम समय में तुर्कों का प्रतिरोध टूट गया। तुर्कों को उनके यूरोपीय प्रांतों से खदेड़ दिया गया, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब जीते गए क्षेत्रों का विभाजन किया गया। मई 1913 में हस्ताक्षरित लंदन संधि के अनुसार अल्बानिया नामक एक नए राज्य का निर्माण हुआ और मैसेडोनिया को विभाजित कर दिया गया। बाल्कन वॉर सेकेंड विजय पक्ष मैसेडोनिया के विभाजन को लेकर आपस में झगड़ पड़े। बुल्गारियाई सेना ने अपने सहयोगी सर्बिया और ग्रीस पर हमला किया, लेकिन उन्हें आसानी से हार का सामना करना पड़ा।
तुर्कों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए एड्रियानोपल पर पुनः कब्जा कर लिया, जिसे वे खो चुके थे। दूसरा बाल्कन युद्ध अगस्त 1913 में बुखारेस्ट संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। बाल्कन संकट से दो बातें सामने आई। पहली, बुल्गारियाई लोगों को ठेस पहुंची और वे सर्बिया से बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरी, जीत ने सर्बियाई लोगों के जुनून को और भड़का दिया। इसी समय से सर्बिया और पड़ोसी प्रांत बोस्निया में ऑस्ट्रिया विरोधी संघर्ष और भी उग्र हो गया। इमीडिएट कॉज। बाल्कन में इन घटनाओं का क्लाइमेक्स बोस्निया के सराजेवो में हुआ। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट फ्रांज जोसेफ के वारिस आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या एक बोस्नियाई स्टूडेंट प्रिंसिप, जो एक सर्ब था, ने कर दी। ऑस्ट्रिया ने दावा किया कि हत्यारे ने सर्बिया के उस्काने पर काम किया था। एक महीने बाद बेलग्रेड को बिना शर्त सरेंडर करने की मांग करते हुए एक अल्टीमेटम दिया गया। सर्बियाई सफाई और जर्मनी के बीच बचाव की कोशिश और ऑस्ट्रिया ने ठुकरा दिया। ब्रिटेन ने युद्ध को लोकल बनाने की कोशिश की। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध का ऐलान कर दिया और बेलग्रेड पर बमबारी की। जब रूस सर्बिया के सपोर्ट में दखल देने के लिए सेना जुटा रहा था, तभी जर्मनी ने पहले हमला कर दिया। उसने 1 अगस्त को रूस और उसके साथी फ्रांस पर युद्ध का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन युद्ध में शामिल होने के खिलाफ था, लेकिन 3 अगस्त को बेल्जियम के राजा ने ब्रिटिश सहायता की अपील की। बेल्जियम मित्र देशों के पक्ष में नहीं था, फिर भी जर्मनी ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेल्जियम की तटस्थता का जर्मन उल्लंघन गंभीर दृष्टि से देखा गया। ब्रिटेन की यह सदियों पुरानी नीति थी कि बेल्जियम का तट किसी भी पड़ोसी महाशक्ति के हाथ में ना रहे, जो उस तट का उपयोग आक्रमण के आधार के रूप में कर सके। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करते हुए ब्रिटेन ने अब जर्मनी से लड़ने का फैसला किया। 3 अगस्त को जर्मनी को अल्टीमेटम दिया गया, जिसमें बेल्जियम की धरती से तत्काल पीछे हटने की मांग की गई। 4 अगस्त को ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ गया। कॉज ऑफ द वॉर। वॉर स्प्रेड्स। ब्रिटेन के युद्ध में शामिल होने के बाद अन्य राष्ट्र भी शीघ्र ही संघर्ष में खिंच गए। 7 अगस्त को मॉन्टेनेग्रो ने सर्बिया के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। 2 सप्ताह बाद जापान ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी, जिसका उद्देश्य सुदूर पूर्व में जर्मन क्षेत्रों पर कब्जा करना था। अक्टूबर में तुर्की ने काला सागर में रूसी बंदरगाहों पर बमबारी शुरू कर दी। इटली ने मई 1915 तक तटस्थता बनाए रखी, लेकिन ऑस्ट्रिया और तुर्की क्षेत्रों के वादे के साथ त्रिपक्षीय गठबंधन के पक्ष में युद्ध में घसीटा गया। सेंट्रल पावर्स एंड अलाइज। लड़ने वाले देशों को 2 ग्रुप में बांटा गया था, सेंट्रल पावर्स और एक्सिस। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया शामिल थे। सेंट्रल पावर्स का विरोध करने वाले 9 देश थे: रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, बेल्जियम, सर्बिया, रोमानिया और ग्रीस। ज्यादातर अमेरिकी चाहते थे कि उनका देश न्यूट्रल रहे और
इसीलिए पहले 3 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रिटेन और फ्रांस को सिर्फ मोरल सपोर्ट और कीमती मटेरियल मदद की। बैटल ऑफ द फ्रंटियर्स, वेस्टर्न फ्रंट 1914। जर्मन आक्रमण के सामने बेल्जियम वासी तटस्थता के उल्लंघन के विरुद्ध औपचारिक विरोध दर्ज कराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए आगे बढ़ती जर्मन सेना को रोकने का भार फ्रांसीसियों पर आ पड़ा। फ्रांसीसी आक्रमण की प्रचंड शक्ति को रोक नहीं सकी। जर्मन सेना की पहली बढ़त पेरिस से केवल 20 मील की दूरी पर थी। घबराई हुई फ्रांसीसी सरकार को बोर्डो जाना पड़ा। ईस्टर्न फ्रंट 1914। पूर्वी मोर्चे पर रूसी सेना पूर्वी प्रशिया में काफी अंदर तक घुस गई। टैनेनबर्ग की लड़ाई में वॉन हिंडेनबर्ग की निर्णायक भूमिका के कारण रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जर्मन जनरल हिंडेनबर्ग ने बाद में रूसी पोलैंड पर आक्रमण शुरू किया, लेकिन दो मोर्चों पर युद्ध में फंसने के कारण जर्मनी के पास पूर्व में अपनी जीत को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। हालांकि पूर्वी मोर्चे पर लड़े गए युद्ध मित्र देशों के लिए विनाशकारी साबित हुए, लेकिन इससे ध्यान भटकाने में मदद मिली और फ्रांस पर दबाव कम हुआ। मार्ने की लड़ाई 6 से 13 सितंबर 1914 में फ्रांसीसी सेना जर्मन आक्रमण को रोकने में सफल रही। 13 सितंबर तक जर्मन सेना को लगभग 50 मील पीछे धकेल दिया गया था। इस प्रकार पेरिस बच गया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ जर्मन कॉलोनीज। समुद्र पर ब्रिटिश प्रभुत्व एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि जर्मन अपने उपनिवेशों को सहायता भेजने में असमर्थ रहे। इसीलिए जर्मन पूर्वी अफ्रीका को छोड़कर युद्ध के पहले कुछ महीनों के दौरान उनके सभी उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया गया। वेस्टर्न फ्रंट 1915। फ्रांस को पूरी तरह नष्ट करने का जर्मनी का पहला प्रयास विफल होने के बाद पश्चिमी मोर्चे पर विरोधी सेनाओं ने खाई युद्ध का रुख अपनाया और इंग्लिश चैनल से स्विट्जरलैंड तक 650 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर मोर्चाबंदी कर दी। कांटेदार तारों के पीछे दोनों तरफ की मशीन गनें और तोपें लगभग 4 वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ घिसटते युद्ध में आमने सामने रही। ट्रेंच वॉरफेयर, खाई युद्ध। गोलियां और गोले प्रथम विश्व युद्ध की युद्ध परिस्थितियों में हवा में उड़ते समय सैनिकों को आश्रय पाने और जीवित रहने के लिए मिट्टी में गड्ढे खोदने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैनिकों द्वारा खोदी गई खाइयों या गड्ढों में उन्हें गोलीबारी के प्रभावों से खुद को बचाने में सक्षम बनाया। जर्मनों ने अपनी पैदल सेना को बिजली की रोशनी से जगमगाते और बिस्तरों से सुसज्जित गहरे अच्छी तरह से निर्मित गड्ढे उपलब्ध कराए। प्रथम विश्व युद्ध में खाई प्रणाली में आमतौर पर 2 से 4 समानांतर खाई लाइनें होती थी। प्रत्येक खाई को टेढ़े मेढ़े तरीके से खोदा जाता था ताकि एक छोर पर खड़ा कोई भी दुश्मन उसकी लंबाई में कुछ गज से अधिक दूर तक गोलीबारी ना कर सके। मुख्य खाइयों की लाइनें एक दूसरे से और पीछे की ओर कई जोड़ने वाली खाइयों से जुड़ी होती थी, जिनके माध्यम से भोजन, गोला बारूद, नए सैनिक, डाक और आदेश पहुंचाए जाते थे। बैटल्स ऑफ सोmme एंड वारदून 1916।
जर्मनों का मानना था कि बड़े पैमाने पर लंबी लड़ाई से फ्रांसीसी सेना का मनोबल गिर जाएगा। इसीलिए उन्होंने फरवरी और जुलाई 1916 के बीच फ्रांसीसी मोर्चे के प्रसिद्ध किले वर्दुन पर हमला किया। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि फ्रांस में इस अभियान में मुख्य भूमिका निभाने का भार ग्रेट ब्रिटेन पर पड़ा। जर्मनों के खिलाफ ब्रिटिश आक्रमण सोम्मे नदी के पास हुआ। वर्दुन की लड़ाई, जिसमें 20 लाख लोगों ने भाग लिया, और सोम्मे की लड़ाई ने मित्र देशों के पक्ष में युद्ध का रुख मोड़ दिया। जटलैंड 1916 समुद्र में मुख्य युद्ध मई 1916 में डेनमार्क के जटलैंड प्रायद्वीप के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध और निर्णायक रहा। जटलैंड की लड़ाई को प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई के रूप में याद किया जाता है। नौसैनिक युद्ध तब समाप्त हुए जब 1916 जर्मन सरकार ने मित्र देशों की नौसैनिक नाकाबंदी का मुकाबला करने के लिए असीमित पनडुब्बी युद्ध को अधिकृत कर दिया। वॉर इन ईस्टर्न फ्रंट 1917 मध्य शक्तियों के लिए पूर्वी क्षेत्र में सफलता फरवरी 1917 की क्रांति में रूस के जारशाही शासन के पतन के साथ मिली, जिसमें जर्मनी को पश्चिम में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। सोवियत रूस शांति चाहता था और परिणाम स्वरूप उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव संधि 3 मार्च 1918 पर हस्ताक्षर किए। क्यू शिप्स एंड यू बोट्स क्यू शिप एंड यू बोट्स प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का सबसे खतरनाक हथियार पनडुब्बी या यू बोट थी। जर्मनों ने ब्रिटेन को भूखा मारने की रणनीति अपनाई और हर संभव जहाज को डुबोने का लक्ष्य रखा। अकेले एक महीना में 880,000 टन जहाज समुद्र की गहराई में डूब गए। क्यूशिप जर्मनी के जवाब में ब्रिटेन द्वारा बनाई गई थी। अंग्रेजों ने 200 से अधिक स्टीमर, ट्रॉलर और मालवाहक जहाजों को मालवाहक जहाज के रूप में भेस बदलकर यू बोट के खतरे से निपटने के लिए भेजा। उनका मकसद यू बोट को इन नकली जहाजों पर हमला करने के लिए उकसाना था, जिससे वे अपनी छिपी हुई सेना और हथियारों का इस्तेमाल कर सके। 1915 टू 16 का गैलीपोली अभियान, डरडानेल्स अभियान के नाम से भी जाना जाने वाला यह अभियान यूरोप से रूस तक के समुद्री मार्ग पर नियंत्रण पाने का मित्र देशों का एक असफल प्रयास था। पर्याप्त खुफिया जानकारी और भूभाग के ज्ञान की कमी, साथ ही तुर्की के भयंकर प्रतिरोध ने आक्रमण की सफलता में बाधक भूमिका निभाई। अक्टूबर के मध्य तक मित्र देशों की सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और वे अपने प्रारंभिक लैंडिंग स्थलों से बहुत कम प्रगति कर पाई थी। क्रेमबर्ट की लड़ाई नवंबर-दिसंबर 1917 फ्रांस के क्रेमबर्ट में हुई यह लड़ाई ब्रिटिश सेना द्वारा बड़े पैमाने पर टैंकों के पहले उपयोग के लिए महत्वपूर्ण थी। 340 टैंकों के अचानक प्रकट होने से जर्मन पूरी तरह से अचंभित रह गए। अमेरिकाज एंट्री इनटू द वॉर तेज सबमरीन कैंपेन की वजह से अमेरिका भी युद्ध में आ गया।
मई 1915 में एक जर्मन सबमरीन ने ब्रिटिश लाइनर लुसिटानिया को डुबो दिया, जिसमें 128 अमेरिकियों की जान चली गई। प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, जो लगभग 2 साल तक अमेरिका की न्यूट्रलिटी बनाए रखने में कामयाब रहे, आखिरकार अमेरिका के लोगों के दबाव में आ गए और अप्रैल 1917 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अपने बहुत सारे रिसोर्सेस का के साथ अमेरिका के आने से अलाइड देशों की जीत पक्की हो गई। ये तस्वीर लुसिटानिया शिप की है, जिसको डुबो दिया गया और 128 अमेरिकी मारे गए। अलाइज डेजर्टिंग जर्मनी। 3 नवंबर 1918 को फ्रांसिस जोसेफ के उत्तराधिकारी सम्राट चार्ल्स ने एक युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे ऑस्ट्रिया सत्ता से बाहर हो गया। लेकिन युद्ध के अंतिम कुछ हफ्तों में जर्मनी को उसके सभी सहयोगियों ने छोड़ दिया। सबसे पहले बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण किया। तुर्कों ने भी युद्ध विराम का विकल्प चुना। अब जर्मनी के सामने अकेले ही संघर्ष जारी रखने का असंभव कार्य था। जर्मन सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ था। मित्र देशों की नाकाबंदी से जर्मनी के लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। कैसर ने सिंहासन त्याग दिया और हॉलैंड भाग गए। इसी बीच रिचस्टैग में समाजवादियों के नेता फ्रेडरिक एबर्ट के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने युद्ध विराम के लिए बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए। 11 नवंबर को जर्मनी ने आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर कर दिए। पीस कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। जनवरी 1919 में पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। वुडरो विल्सन यूएसए, लॉयल जॉर्ज इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर और जॉर्जेस क्लेमेंस्क्यू फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत में अहम भूमिका निभाई। यह शांति समझौता वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट प्रोग्राम पर आधारित था। फिर से युद्ध के खतरे को देखते हुए जर्मन सरकार को शर्तों पर सहमत होना पड़ा। 28 जून 1919 को वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में शांति समझौता पर साइन किए गए। अलाइज ने ऑस्ट्रिया, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन, हंगरी, ट्रायनॉन, बुल्गारिया, न्यूली और तुर्की सेवरेस के साथ अलग-अलग समझौते किए और उन पर साइन किए। तुर्की के साथ समझौता ट्रीटी ऑफ सेवरेस हालांकि सुल्तान ने मान लिया था, लेकिन कमाल पाशा और उसके फॉलोअर्स के विरोध के कारण फेल हो गया। वुडरो विल्सन्स 14 प्रोग्राम। फर्स्ट, खुले तौर पर किए गए खुले समझौते। सेकंड, समुद्रों की आजादी। थर्ड, देशों के बीच आर्थिक रुकावटों को हटाना। फोर्थ, हथियारों में कमी। फिफ्थ, कॉलोनियल दावों का बिना किसी भेदभाव के निपटारा, जिसमें शामिल लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए। सिक्स्थ, रूस को अपनी मर्जी की सरकार चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए और उस सरकार को स्वीकार, सपोर्ट और स्वागत किया जाना चाहिए। सेवेंथ, बेल्जियम की आजादी की बहाली। एट्थ, फ्रांस को अल्सैस और लॉरेन की बहाली। नाइन्थ, राष्ट्रीयता की लाइनों पर इटली की सीमाओं का फिर से समायोजन। 10th, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। 11th, रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो की बहाली, सर्बिया के लिए समुद्र तक का रास्ता। 12th,
तुर्की के लोगों के लिए ऑटोनॉमस विकास, जिसमें ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन तक के स्टेट्स हमेशा के लिए खोल दिए गए। 13th, एक आजाद पोलैंड जिसमें बिना किसी शक के पोलिश आबादी रहती हो और जिसकी समुद्र तक पहुंच हो। 14th, एक लीग ऑफ नेशंस। जर्मनी को अल्सैस लॉरेन फ्रांस को सौंपना था। सार घाटी में कोयले की खदानों फ्रांस को देनी थी। सार को 1935 तक लीग ऑफ नेशंस द्वारा चलाया जाना था, जिसके बाद यह तय करने के लिए एक जनमत संग्रह किया जाना था कि इसे लीग के तहत रहना चाहिए, जर्मनी को वापस करना चाहिए या फ्रांस को दे देना चाहिए। पोलैंड को रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के पोलिश प्रांतों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें बाल्टिक तक एक कॉरिडोर था, जिसमें जर्मन पोर्ट डेजिंग था, जो लीग ऑफ नेशंस के पॉलिटिकल कंट्रोल में होना था। जर्मनी को अपने विदेशी इलाकों पर सभी अधिकार और टाइटल सहयोगी देशों को देने के लिए मजबूर किया गया। सभी जर्मन कॉलोनियां लीग ऑफ नेशन के तहत अधिकृत इलाके बन गई। जर्मनी को निशस्त्र कर दिया गया और उसे अपनी लगभग सभी पनडुब्बियों और युद्धपोतों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। जर्मनी को किसी भी प्रकार के हवाई जहाज, चाहे सैन्य हो या नौसैनिक, रखने की मनाही कर दी गई और उसकी सेना में अधिकारियों और सैनिकों की संख्या 1 लाख तक सीमित कर दी गई। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के विलय पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जर्मनी को ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता को स्वीकार और सम्मान करना अनिवार्य कर दिया गया। युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए जर्मनी और उसके साथी देशों को जिम्मेदार ठहराया गया। 1921 में युद्ध के हार जाने की सही रकम $33 बिलियन तय की गई थी। जर्मन सम्राट विलियम सेकेंड पर इंटरनेशनल नैतिकता और संधियों की पवित्रता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध करने का आरोप लगाया गया था। उन पर एक ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया जाना था। हालांकि यह नियम लागू नहीं किया जा सका क्योंकि नीदरलैंड की सरकार ने जर्मन सम्राट को साथी देशों को सौंपने से इनकार कर दिया था। धन्यवाद।